तो उसका कहीं जिक्र नहीं उन्होंने कहा राम आके श्लोक बोलता है और शादी हो जाती है। अब कोई शादीशुदा आदमी इसको कोर्ट में चैलेंज करे ना, ये सामने ले आया कि है आपका डॉक्यूमेंटेड हुआ है, तो वो केस बहुत वीक हो जाता है। इसी तरह एक और देखा मैंने, चेंज ऑफ कास्ट आफ्टर मैरिज, इसमें बोलता है दैट ए वुमन बाय मैरिज रिक्वायर्स कास्ट एंड गोत्र ऑफ हर हस्बैंड। ये लाहौर की उसमें तो मुझे नहीं लगता ठीक है, ठीक नहीं है। पंडित जी उनसे शादी करते हैं तो पंडित नहीं रहते ना, नहीं रहते, नीचे आ जाते हैं और नीचे शादी और नीचे आ जाते हैं। हाँ, तो ये गलत है ना, कुल्लू का बदन कुल्लू में से होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। लेकिन ये हमारा हिस्सा है, हमारे इसका हिस्सा, इसलिए मैं कहा तो जिक्र करूँ कि आप लोग आपस में बातचीत करके इस बात को उठाएँ, क्योंकि अब जब ये कैसा एक आ गया है, पावर शिफ्ट हो चुका है, ग्राम सभा पे ये पावर आ गए हैं, तो ग्राम सभा के लेवल पे ये बात अब उठनी चाहिए कि ये गलत है, हमारा असल में ऐसा कस्टम है, उसको डॉक्यूमेंट करके अप्रोप्रिएट को भेजा जाए कोर्ट्स जिन्होंने इस बात पर फैसला किया। तो इसका जो 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इस शेड्यूल्ड एरियाज का शेड्यूल 5 एरियाज हैं, कई स्टेट्स से बढ़ चुके हैं, तो उनके एक के दो हो गए हैं, जैसे आंध्रा और तेलंगाना दोनों जगह शेड्यूल्ड एरियाज हैं, कई और जगह इस तरह से आज के दिन में 10 हैं। अब ये एक्ट पास हुआ था 1996, आज तक भी सब ने इसको, क्योंकि ये मॉडर्न एक्ट है, ये भारत सारे देश के लिए बना है, स्टेट्स में थोड़ा बहुत चेंज करके अपना एक्ट बना सकते हैं, बेसिक फ्रेमवर्क पर ये रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा वो अपने कंडीशन को सूट करने के लिए थोड़ा वो कर सकते हैं। तो हिमाचल ने तो फॉर्चुनेटली कर दिया, हिमाचल ने कर दिया था, हिमाचल ने इसी को अडॉप्ट कर लिया था, और उसके अलावा एक और चैप्टर क्रिएट कर दिया था जिसमें जो हमारे यहाँ की ज़रूरत की बातें वो शामिल कर दी गई। हिमाचल ने इसके रूल्स भी नोटिफाई कर दिए 2011 में कर दिए, उस तरह से आगे था। लेकिन आज के दिन भी 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफाई नहीं किया, तो ये अभी जो बंद उसमें ही है। तो कई बार बातें हो चुकी हैं, एक बार मुझे याद है उसको पुश करने के लिए गवर्नेंस कमेटी भी बनाई गई, मिस्टर अलेक्जेंडर उसके गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र उसके चेयरपर्सन थे, उसके रिपोर्ट के बेस पर उनके प्रधानमंत्री ने भी सबको वो कहा था इसको जल्दी से जल्दी अमल करके इसको लागू करो, लेकिन जो स्पीड से होना चाहिए था हुआ नहीं। तो अभी भी ऐसा है कि हमारे जैसे इसको अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरत क्या है, सबसे पहले विलेज गांव जो है वो इस एक्ट के हिसाब से नोटिफाई है, और वो नोटिफाई करने के लिए प्रोसीजर दिया, ग्राम सभा रेजोल्यूशन करेगी, और क्योंकि ग्राम सभा तो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है इस एक्ट के हिसाब से, जो एग्जिस्टिंग पंचायत है वो अगर एक्सेप्टेड जो रेवेन्यू का एग्जिस्टिंग ग्राम विलेज का डेफिनेशन है वही अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो करें, थोड़ा बहुत बदलना चाहते हैं कि ये टोला ये हैंडल अलग हो, ये इधर जो है उसमें चेंज करना चाहते हैं, वो सब कुछ करके उन्हें एक रेजोल्यूशन बनाकर भेजना है। उस रेजोल्यूशन को डीसी के पास भेजना, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जाएगा फिर गवर्नर के अप्रूवल के लिए जाएगा, गवर्नर जब अप्रूव करेगा, सरकार जब अप्रूव करेगी, उसके बेसिस पर आपके ग्राम सभा कंस्टिट्यूट होगा।
ग्राम सभा जो बनेगा तब वो है पावरफुल ग्राम सभा। आज का ग्राम सभा कुछ नहीं है कि नाइस एक्ट के लिए, खैर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में तो थोड़ा बहुत फिर भी वो है, हालांकि उसकी भी यही ज़रूरत है। ये जब तक आप नहीं करते और कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में तो हिमाचल में हुआ नहीं, आप लोगों किसी उम्र में पता। सबसे पहले विलेज, चाहे आप यही रखना चाहते हैं जो आज के दिन में है, लेकिन वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मोटिफाई होना, और उसके बेस पर फिर ग्राम सभा कंस्टिट्यूट होगा। फिर ग्राम सभा में आपके इंडिपेंडेंट प्रधान वो नहीं होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, कोई और होगा। उसमें रेशोज दिए हैं, आपके रूल्स हैं, इतने रिजर्व पर एसपीज, इतने महिलाएं होंगी, इतना ही होगा, 10 से 15 मेंबरशिप रहता है। तो वो लोग शुरू करेंगे, तो सारा जो पावर है ना फिर ग्राम सभा में आ जाता है। और ग्राम सभा फिर कुछ अपील का प्रोविजन में नेक्स्ट लेवल 3 लेवल पंचायत सभा, उनमें आपस में वो फंक्शन वो बांटे हुए हैं। लेकिन बेसिक चीज़ें जब तक आपका गांव डिक्लेयर नहीं होता, आपका ग्राम सभा नहीं बन सकता, आपका प्रपोजल शुरू नहीं हो सकता। प्रपोजल जब तक, क्योंकि इसके अंदर आपके इतने वो हैं, जैसे आपको ग्राम सभा के अप्रूवल के बेसिस पर आज इस एक्ट के अंदर आप अपने प्लान्स, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम सब ग्राम सभा में कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, तैयार रहिए। आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल जो बजट एलोकेशन होता है कि हमारे गांव की ये ज़रूरत है, दे सकते हैं तो देंगे, नहीं दे सकते तो बोले इतना नहीं है। उसमें आप गांव को फैसला करेगा कि हमें ये काम कराना है। तो वो तभी होगा जब आपका ये सब कुछ हो, आपके जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं गांव के आसपास, आपके चराने, आपके पेड़ लगे हैं, वो सब आपका राइट है अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑल्सो। लेकिन वो प्रोसेस वहाँ भी तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक ग्राम सभा रेजोल्यूशन ना दे। ग्राम सभा के रेजोल्यूशन के बाद ये सिलसिला शुरू होता है। तो ये बहुत क्रिटिकल हुआ है। तो आप मेरे सामने ये मैसेज आगे ले जाएंगे कि इस जल्दी से जल्दी इसको सिलसिला शुरू किया जाए। क्योंकि मैं कई बार पहले भी पूछता रहा हूँ कि आप बन गए नहीं बन गए, आप बन गए नहीं। पहले भी मैं जब रिटायरमेंट से पहले कुछ बन रहा है नहीं बन रहा, मेरे ख्याल में कोई खास वो नहीं है। हाँ, हालांकि स्टेट ने अपना वो कर दिया, लेकिन लोकल लेवल पे लोकल लीडरशिप को ये करना कि ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे ये और जैसे मैंने कहा था, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, वो सब कुछ लोकल लेवल इतने पावर्स हैं आपके सारे नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। आपके लीजिंग या किसी माइनिंग के लिए वो चाहिए, आपने किसी ने पत्थर वो करना उसके लिए लाइसेंस चाहिए, रेत उठाना उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो किसी हद तक उस पर डेलीगेटेड पावर सब ग्राम सभा को दिया गया। जब तक पर ये सब प्रोसीजर पूरा नहीं होता तब तक फिर वो लोग नहीं कर सकते, वो अधूरा रह जाता है। तो मुझे ब्रीफली तो इतना ही कहना है। तो मैं तो सोच रहा था ज़्यादा की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोविजन की में तो फिर बहुत हो जाता है, रिस्क लंबा होता है। रिस्क तो आप तब तक टच नहीं कर सकते, आपका एक ग्राम सभा नहीं होगा। आप उसके केपेबल होंगे तभी आप उन चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। तो वो लिस्ट को एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं कि जो होता है उसका फायदा कुछ नहीं हो तो किसी भी उस नेट पे मिल जाएगा, आपको फोटो कॉपी करके रखते हैं, सबके साथ मिला जाएगा ये पावर है ये। लेकिन ये सिलसिला शुरू करना हमारे हाथ में। और वो आज के जो भी पंचायत है उनको रेजोल्यूशन करने के लिए रिक्वेस्ट करिए कि आप जो एग्जिस्टिंग वो कहीं हो सकता है, हालात बदल गए हैं, कुछ काम इधर आना चाहते हैं, कुछ गाँव इधर जाना चाहते हैं। हमारे तो बहुत छोटे छोटे गाँव है, तो पता नहीं इधर किस तरह से कहाँ आप जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि वो ये सब होने के बाद भी जैसे ग्राम सभा का वो चला गया, डीसी के पास गया, डीसी उसको सीधा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डीसी को फिर रेफर करना होता ग्राम सभा की ऑब्जेक्शन कॉल करने के लिए, 6 महीने का टाइम देना होता।
तो 6 महीने वो आए ऑब्जेक्शन, कोई और सजेशन आए तो उसको ध्यान में रखते हुए फाइनल प्रपोजल बनाना होता। तो इसलिए ये सब वो करना पड़ेगा प्रोसीजरल पार्ट तब तक, क्योंकि वो लीगली बेस्ड ऑन प्रोसीजर, उसके बगैर हमारा जो लीगल एम्पावरमेंट है ना वो अधूरा है। बहुत ब्रीफली जब हमने कहा कि 2 बार मैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में कर लूँ, तो ये किस्सा शुरू होता है जब 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पहली बार आया, क्योंकि हालात ऐसे बिगड़ गए थे, स्टेट्स के पास था तो डी रिजर्वेशन बहुत कॉमन हो गया था, बहुत एरियाज कन्वर्ट हो गए फॉरेस्ट होकर डी रिजर्व करके अलग अलग इसको कंपनीज को दिया गया, लीज के लिए गया, तो इसलिए उसको सेंट्रल लिस्ट में लेकर फॉरेस्ट्री को 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, जिसमें साफ बोल दिया कि फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज के लिए नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट जहाँ देना ज़रूरी हो वहाँ पर जो एजेंसी लेना चाहती है ज़मीन उतना ज़मीन वापस जंगलात को दे और उस ज़मीन में पेड़ उगाने का जो खर्चा वो दे। तो इस प्रोविजन में 1980 में ये होगा, लेकिन उस दौरान में फिर कई स्टेट्स, बड़े बड़े स्टेट्स, खासकर मध्य प्रदेश हमें याद है, उन्होंने कहा कि हमारे लाखों लाखों लोग जंगलों में रहते हैं, ये सब बेघर हो जाएंगे। तो फिर रिकन्सिडर हुआ कि उनको एक मौका दिया जाए, प्रोसेस शुरू हुआ, कई बार डिस्कशन हुए, लेकिन ये कोई भी रिकॉर्ड नहीं दे सका। मध्य प्रदेश ने दिया था कोई 3-4 लाख लोगों का, लेकिन उनका जो स्कीम बनाया बहुत फॉल्टी था। कई लोग, एक फैमिली को 3 बच्चे हैं, बाप के नाम अलग, वो 5-5 हिस्सा 5-5 हेक्टर मांगते थे, तो इस तरह से जंगल खत्म हो जाता था। तो कई बहुत बेनामी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, ये वो, कई स्टेट्स में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था ना। नॉर्मली है कि जैसे हमारे जो जदी ज़मीन है वो नाजायज़ कब्जा है, सरकारी ज़मीन हो, पटवारी कहीं रिकॉर्ड कर लेता है ये इसके नाजायज़ कब्जे में। जंगलात का भी कोई ज़रूरत होती है कि अगर ये जंगल पर कब्जा किए हो, वैसा रिकॉर्ड होता तो उनके हक में जाता होगा, लेकिन वैसा रिकॉर्ड था। तो रिजल्ट फिर ये हुआ कि बहुत बहस के बाद ये फैसला सारे स्टेट्स को उसमें ध्यान में रखते कि 13 दिसंबर 2005 तक जो लोग वहाँ पर काबिज हैं, जिनके पास जंगलों में वो ज़मीन अभी तक उस कब्जे में है, उनको ये सुविधा मिलेगी और ये शर्त रहेगी कि वो 3 जनरेशन से वहाँ रहें, उनके दादे से लेकर वो सिलसिला चला आया और वहाँ रहे हों, तब वो राइटफुल क्लेमेंट्स माने जाते हैं। कौन वो है, क्योंकि तो मेरे हिसाब से हमारे हिमाचल में तो उस तरह कैटेगरी में आते थे जो इस तरह का ज़मीन के हकदार हैं, लेकिन हमें कई और एस्पेक्ट्स है जिसको फ़ायदा है उस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का। नंबर 1 तो जो डाइवर्शन का प्रोविज़न है ज़मीन को फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट करने के लिए, उसको बहुत हद तक सीधा कर दिया गया है। अब 1 हेक्टर तक ज़मीन स्कूल के लिए, रोड के लिए, जो भी कुछ हमें ज़रूरतें आपको किसी का कोई भी डिस्पेंसरी बोलना कि हर चीज़ से 1 हेक्टर तक रिलैक्स मोड में दिया जा सकता है। उसके अलावा कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हों, जो की शर्त ये है कि 1 हेक्टर में 75 से ज़्यादा पेड़ नहीं होने चाहिए, तो जैसे ज़मीन भी दिए जा सकते हैं। तो जैसे आपके स्कूल में, आपके गांव में, आपके कोई भी आपके जंगल में बनेगा, आज के दिन में बहुत कॉम्प्लिकेट होता था, कई दुनिया भर के प्रोसीजर होते थे, लेकिन आज वो 1 हेक्टर में 1 हेक्टर बहुत बड़ी काफ़ी एरिया होता है गाँव के ज़रूरत के हिसाब से। हमने बहुत बड़े बड़े कुछ बनाने नहीं है गाँव के, उसके लिए 1 हेक्टर में बहुत कुछ बन जाता है, तो सबका गुजारा लगभग हो जाता है।
یہ وہ اسپیکٹ ہے جو آپ کو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ جیسے آپ کا جو کامن کمیونٹی فیسلٹیز جہاں آپ نے رکھا ہے گاؤں میں، جیسے گاؤں میں چران وغیرہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر ہم لوگوں کا ایک طرح سے حق بن گیا. تو اس حق کو ہم کلیم کر سکتے ہیں. گاؤں میں اگین سوال وہی آئے کہ کون سا حق کس کو ملنا چاہیے، اس کو کہنے کا گرام سبھا کا. اور گرام سبھا جو اس کنڈیشن کے حساب سے کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. جب گرام سبھا سلسلہ شروع کرے گی کہ اس کو یہ ملنا چاہیے، جیسے ہم سرا چران ہے ہمارے جہاں تک جاتا ہے شاید نہیں بھی جاتے ہیں، لیکن وہ سب ایریا ہمارا کسٹمری رائٹس رہا. اس میں آپ لوگ آج چاہتے ہیں کہ جنگلات کے پروگرام ملیں، گاؤں والے جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ کی اسکیمز ہیں، سیبک فون ہیں، اور کئی چیزیں ہیں، ان سب کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا ڈیولپمنٹ پلان تیار کریں، وہ آپ کا حق. لیکن وہ سلسلہ اگین فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو گرام سبھا سے کرنی ہے. یہ بریفلی تھرڈ کلاس فارسٹ میں ریزرو فارسٹ ریزرو میں نہیں ہوگا. کیا ریزرو میں کس طرح یہ نہیں پھر ریزرو میں آپ کا حق نہیں ہوگا. ہاں ریزرو میں آپ کا حق نہیں ہوگا، لیکن ایک ریزرو میں بھی جیسے دوسرا گروپ ہے نا، ریزرو میں گرام سبھا کا حق ہوگا نہیں. ہمارے اس کیس میں جو کئی گاؤں میں نا، کئی جگہ جس میں یا ریزرو فارسٹ میں لوگ رہتے رہے ہیں، کئی جنریشن سے رہتے رہے، ان کو حق ہوگا. ان کو صرف اس وائلڈ لائف سینچری میں حق ہوگا. سب سوالوں کو صرف یہ ہے کہ بعد میں جیسے بھی ان کو کوئی اور ڈھنگ کی جگہ ملے تو اس کو وہاں سے دھیرے دھیرے ہٹائیں گے، اس شرط پر کہ ان کی جتنی ضرورتیں اس کو پورا کیا جائے. ایک اور جیسے اسی اس میں آتا ہے آپ کے گرام سبھا، کوئی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس میں لینڈ ایکوزیشن کی بات ہے. اب اس ایکٹ کے اندر مینڈیٹری ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ آپ سے پوچھیں، کنسلٹ کریں. مینڈیٹری پروویژن صرف وہ آپ سے کنسلٹ کر کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کرو سجاو ہے ہمیں منظور نہیں، یہ ممکن ہے. لیکن فارچونیٹلی ایک اور بات یہ لینڈ ایکوزیشن، ری سیٹلمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن، اس میں کنسنٹ چاہیے. اس میں اگر آپ شیڈول ایریا میں وہ ہے تو آپ نہ بولے تو نہ ہوگا، ہاں بولے تو ہاں ہوگا. اس میں آپ وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جیسے پروجیکٹس کے لیے کوئی زمین مانگنے آتا ہے، اس مانگنے کے وقت آپ کو وہاں کے پوچھنے گا کہ اس سے کیا کیا اس کے ڈیٹیل، کتنی زمین جائے گی، ملبہ کہاں جائے گا، اس کا باقی جو بھی کاسٹ دے اور لذا گرے گا، نیچے پانی میں نقصان ہوگا، اور آپ اس کے بارے میں کیا کریں، کیسے اس کا انتظام کریں. جو فارسٹ مینجمنٹ پلان ہے، ایک تو امپیکٹ ایسے آپ یہ کریں گے یہ نقصان ہوگا، یہ فائدے بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں پروجیکٹ کے نقصان ہی ہوتے ہیں، فائدے جو ہوتے ہیں وہ لسٹ آؤٹ کر لیں گے کہ آپ کے یہ فائدے ہو سکتے ہیں، یہ نقصان ہو سکتے ہیں، نقصان کس طرح سے کم کر دیں گے، فائدے اس طرح سے بڑھا سکیں گے. اگر آپ کو منظور ہے تو آپ رکھیے، نہیں تو آپ کو نہ کرنے کا. اس کے کچھ دوسرے پروویژن اس میں نہیں ہے، پنچایت ایکٹ میں نہیں ہے، لیکن لینڈ ایکوزیشن تو وہ ایک اور وہ ہے. تو دھیان میں رکھنے والی بات کہ آپ کبھی بھی نہ کرنے سے پہلے سمجھ لیجیے کہ اصل میں ہے کیا اس کے اندر. بغیر سمجھے نہ کر دینا کوئی عقل مند نہیں ہے. سمجھنے کے بعد سب دیکھ لیا کہ ہمارے نقصان ہے، تب نہ کہنا اس پہ. اس لیے انفارمڈ وہ ہونا چاہیے کہ خود سمجھ لیجیے، ایجوکیٹ کر لیجیے اپنے آپ کو کہ اس میں یہ گھاٹا ہے، اس لیے مجھے نہیں چاہیے. جس طرح ہم بولتے ہیں ریہیبلیٹیشن کی بات، کئی پروجیکٹ شاید یہ ہمارے ہائیڈل پروجیکٹس باتیں کرتے ہیں کہ وہ پرابلم ہو جائے گا. اس میں ریہیبلیٹیشن کا بہت اچھا پیکج. اگر ایسی نوبت آتی ہے کہ کسی کو اٹھانا ہی پڑے گا تو نمبر ایک تو ان کو اسی ضلع میں دینا پڑے گا اتنا زمین، باقی سب خرچوں میں سے. اگر وہ نہیں ملتا ہے کسی وجہ سے، ساتھ کے ضلع میں بھی ملے گا اور اس ایریا کو شیڈول کو سب سے فیسلٹی ملے گا.
जैसे हम लोग जब ये नर्मदा प्रोजेक्ट का वो चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, तो नर्मदा के अंदर ज़्यादा फायदा गुजरात को था, लेकिन इनको बसाने के लिए ज़्यादा जमीन वो उधर लेना पड़ा, महाराष्ट्र में लेना पड़ गया। महाराष्ट्र में वो एरिया शेड्यूल नहीं था, गुजरात के थे। तो जब ये लोग वहाँ ले जाए गए तो सारा वो नया एरिया शेड्यूल कर दिया। उनको जो फैसिलिटी यहाँ मिलता था सब के सब वो हमें मिलना शुरू किया। तो उनको कोई एतराज़ नहीं उसकी, क्योंकि हम गए थे उसमें ना। अब ये आप सबने सुना होगा महिला पटकर का, वो गन्ना जी बैठी थी हमारे पास मंत्रालय, तो हम गए देखने। फिर वहाँ बात हुई, लोकल लोगों से भी बात हुई। नर्मदा है ना, बहुत गहरा हुआ है, गाँव अलग अलग लेवल की बसें हैं। उनको तो किसी ने बिठाया था, ज़्यादातर बॉम्बे के लड़के आते थे, ऐसे उन्होंने कि आपको ये नुकसान होगा, हमें भी दिखाया कि ये ऐसे ज़मीन दे रहे हैं, ऐसे कैसे करेंगे। हमने कहा कि इसको ठीक करेंगे ना, डेवलप करेंगे, पानी आएगा उसी का वो देंगे, इसको ज़मीन को तैयार करके दिया जाएगा। वो सब स्टूडेंट को वो सब बाद में जब हमने इनसे बात की कि अब तुम्हें क्या लग रहा है इफेक्टेड हुआ था, होती जी हुई। हमारे यहाँ तो कभी भी गाड़ी से पहुँच नहीं सकेंगे, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता बरसात में गाँव डूबते जाते, फिर आपके पानी घटता तो वापस आते हैं। वो सिस्टम हमारे गोदावरी में वैसा, जैसे पानी एक लेवल में अनाउंस कर देते हैं कि पानी आ गया, तुम घर खाली करो, सब भागना पड़ता है। फिर कम हो जाता आते हैं, और वो इंतजार करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्लड आए उसका फायदा होता है। कुछ इंसान जैसे तंबाकू बीजते हैं, जो फ्लड का वो मिट्टी आता है ना, बहुत उपजाऊ है, और वो दूसरे 2-3 गुना में वो ले जाते हैं तंबाकू बीजने वाले। वो इंतजार करते हैं मेरे जमीन भी डूब जाए। तो अलग जगह की अलग प्रॉब्लम है, वो सब स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं हर एक। इसलिए हमको समझना है कि इसमें है क्या, हमारा डैम है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, कहाँ से उसको टनल खोलेंगे, कितना पानी इकट्ठा हुआ, कोई विलेज इफेक्ट हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, फिश हो रहा है, तो सब समझ के ना करना, उसमें अगर मुझे बगैर कुछ समझे ना करना, मेरे हिसाब से वो सभ्य सोसाइटी, एजुकेटेड सोसाइटी को सूट नहीं है। तो मुझे तो इतना ही कहना, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया। यही बात है, हम कहा करके मैं बहुत दिनों से मुझे ये लगा कि क्या है ये, जब पढ़ता हूँ मुझे अफसोस होता है। अभी आपने श्री BS परशेरा, जिन्होंने सरकारी लेवल में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए लोगों की सेवा की, और आज भी इस वनवासी कल्याण आश्रम को अपना मान करके, अपना कीमती समय दे करके हमें जो जड़ की बातें बताई, हम इसके लिए इनका दिल से आभारी हैं। और अब पुस्तक विमोचन के लिए एक दो सब अब आपके सामने